ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि और इससे जुड़े कार्यों पर ध्यान दिया गया। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी। देश में प्रतिदिन लगभग 3 लाख पीपीई और इतने ही N95 मास्क का उत्पादन। म्यांमार ने 22 आतंकी भारत को सौंपे और फसल वर्ष 2019-2020 में देश में कुल खाद्यान्न की पैदावार रिकॉर्ड 29 करोड़ 56 लाख 70 हजार टन होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की। सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 11,000 करोड़ रुपए समुद्री और अंतर्देशीय गतिविधियों के लिए और 9,000 करोड़ रुपए फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन और विपणन जैसे बुनियादी ढांचे के लिए दिए जाएंगे। इससे 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। अगले 2 वर्ष में इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर हर्बल खेती की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में कोविड-19 के बारे में मंत्री समूह की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें संगरोधन नीति, कोविड-19 के प्रबंधन पहलुओं और केंद्र तथा विभिन्न राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। मंत्री समूह को बताया गया कि कोरोना संक्रमित कुल मामलों के 79% रोगी 30 नगर निगम क्षेत्रों में हैं। बैठक में प्रवासी मजदूरों के अपने गृह क्षेत्र और विदेशों से भारतीयों के स्वदेश लौटने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पैदा होने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 84,22,000 N95 मास्क और करीब 48 लाख PPE किट उपलब्ध करवाई है। म्यांमार की सेना ने भारत को पूर्वोत्तर भारत से 22 उग्रवादी सौंपे। इनमें UNLF और NDFB के बड़े कमांडर शामिल हैं। इनमें से अधिकतर उग्रवादी असम और मणिपुर से हैं। म्यांमार की सेना ने म्यांमार में अलगाववादी संगठनों के खिलाफ भारत और म्यांमार द्वारा मिलकर की गई कार्रवाई के तहत इन उग्रवादियों को भारत को सौंपा है। इन उग्रवादियों को विशेष विमान से लाया गया। ये समूची कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में की गई। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। 2019-2020 में देश में कुल खाद्यान्न की पैदावार 29 करोड़ 56 लाख 70 हजार टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 1 करोड़ 4 लाख 60 हजार टन अधिक है। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2019-2020 की प्रमुख फसलों की पैदावार का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी करते हुए ये जानकारी दी।
मंत्रालय ने कहा है कि जून से सितंबर 2019 की अवधि में मॉनसून में कुल वर्षा दीर्घकाल के औसत से 10% से ज्यादा रही है। वर्ष 2019-2020 के दौरान ज्यादातर फसलों की पैदावार अनुमानित पैदावार से अधिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गोवा में भारतीय तटरक्षक के पोत सचेत तथा इंटरसेप्टर नौकाएं C-450 और C-451 का जलावतरण किया। इनका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्वदेश में ही किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहली बार तटरक्षक पोत और नौकाओं का जलावतरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। रक्षा मंत्री ने डिजिटल माध्यम से जलावतरण की पहल के लिए भारतीय तटरक्षक और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की सराहना करते हुए कहा कि ये जहाज देश की तटवर्ती क्षमता निर्माण प्रक्रिया में मील का पत्थर हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया आकाशवाणी के सहयोग से आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता है सुनो कहानी। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की बहुत ही मजेदार कहानियां लेकर आएंगे। ये कहानियां इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, पंजाबी, बहुत सारी भारतीय भाषाओं में होंगी। तो फिर इंतजार किस बात का, आज की कहानी शुरू करें। नमस्कार, आज मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है जिसका शीर्षक है भाग सनी भाग और इसे लिखा है जयंती रंगनाथन जी ने और इसके चित्र बनाए हैं बरखा लोहिया जी ने और प्रकाशक हैं नेशनल बुक ट्रस्ट। तो आइए मैं पढ़ती हूँ और आप कहानी सुनिए। एशली चूहा बूढ़ा और बीमार हो चला था। एक दिन उसने अपने पोते सनी को बुलाया और उसे पास बैठाकर कहा, सनी, तुम्हें आज मैं बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ। मैं तुमसे झूठ कहा था कि इस बिल के अलावा दुनिया में दूसरी कोई जगह नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, पर मैं डरता था कि बिल से बाहर निकलते ही तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैंने तुमसे यह भी झूठ कहा कि चूहे सिर्फ दौड़ना जानते हैं। सच बात तो यह है सनी कि चूहे पानी में भी तैर सकते हैं। यह सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा और मेरे बाद तुम्हें अकेले ही सबका सामना करना होगा। इससे पहले कि छोटा सनी कुछ समझ पाता, दादाजी चल बसे। सनी ने पहले कुछ दिनों तक बिल में जो कुछ था वही खाकर गुजारा किया। उसके खाने पीने का इंतजाम दद्दू ही करते। जब भी वह बिल से बाहर जाते, दरवाजे पर बड़ी सी ईंट रख जाते। सनी ने बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं थी, बस दद्दू से सुन रखा था कि बाहर उनके दुश्मन होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है बिल्ली। सनी ने आज तक कभी बिल्ली की शक्ल नहीं देखी थी। उसने डरते डरते बिल के दरवाजे पर रखी ईंटों को हटाया और बाहर निकला। बाहर की दुनिया कितनी सुंदर थी, कितनी रोशनी थी। सनी भागने लगा। सामने उसे ढेर सारे लड्डू पड़े नजर आए। सनी गपागप लड्डू खाने लगा। इसके बाद उसकी नजर पड़ी एक थाल में रखी मठरियों पर। सनी एक मठरी को उतरने लगा। खाते खाते उसका पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। उसे अब जबरदस्त नींद आने लगी। दरअसल वह पूरन हलवाई की दुकान थी। सनी के दद्दू उसके लिए खाना वहीं से लाते थे, लेकिन कम कम। उन्हें लगता था कि सनी को ज्यादा तला खाना खाने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। सनी ने जिंदगी में पहली बार इतना खाना खाया था।
उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बिल में वापस जाकर सो जाए। उसने अपने आस पास घूम कर देखा। उसे एक भूरे रंग की रजाई सी नजर आई। सनी रजाई के पास पहुंच गया। वह रजाई नहीं थी, सुनहरे भूरे रंग की सोना बिल्ली थी। वह पूरन हलवाई की पालतू बिल्ली थी। दोपहर को खूब खा पी कर वह भी सोने की तैयारी कर रही थी, इसलिए सनी को देखकर भी उसके मुंह में पानी नहीं आया। सनी ने रजाई पर सिर रखा तो सोना थोड़ा सा हट गई। छुटकू सनी भी सरक कर उसके पास आ गया और भोलेपन से बोला, मुझे ना खूब नींद आ रही है, अगर तुम दुश्मन को आते देखो तो मुझे जगा देना। सोना के तो कान खड़े हो गए। दुश्मन? कहीं यह छोटा सा चूहा पड़ोस में रहने वाले बूझे कुत्ते की बात तो नहीं कर रहा? सोना डरती तो बस उस बूझे से ही थी। उसकी आंखों में नींद गायब हो गई और सनी मजे से सोने लगा। पूरन हलवाई कढ़ाई में समोसे तलने बैठा तो वह यह देखकर चौंक गया कि सोना बिल्ली की गोदी में सिर रखकर एक चूहा सो रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे हट! सनी की आंख खुल गई। वह चिल्लाने लगा, भागो रे, दुश्मन आया! जैसे ही वो कूदा, सोना उछलकर खड़ी हो गई और उसके पैर से ठोकर लगकर बड़ी वाली कढ़ाई लुढ़कने लगी। सनी ने लुढ़कती हुई काली कढ़ाई को देखकर समझा कि वो यही बिल्ली है, उसकी दुश्मन। लपक कर सनी पूरन की पगड़ी में घुस गया। पूरन पगड़ी झटकने लगा। सनी अब उसकी कमीज में घुस गया। पूरन खड़ा हो गया और जोर जोर से हिलने लगा। सनी की समझ नहीं आया कि वह बचकर कहां जाए। काली कढ़ाई तो झूमती हुई उसी के पास आ रही थी। आनन फानन वह एक छलांग मारकर पानी की टंकी में कूद गया। उसे लगा कि वह अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा। तभी उसे याद आया कि दद्दू ने कहा था कि चूहे पानी में तैरना भी जानते हैं। उसने फौरन हाथ पैर मारने शुरू किए। जैसे ही वह टंकी की दूसरी तरफ पहुंचा, कूदकर बाहर निकल गया। तब तक पूरन कढ़ाई को काबू में कर चुका था और अब सोना को डांट रहा था कि उसके रहते चूहा अंदर कैसे आ गया। सोना कुछ कुछ शर्मिंदगी से बैठी रही। पूरन के वहां से जाते ही सनी सोना के पास आया और बड़े प्यार से उसके कंधे पर चढ़ गया। हमारी दुश्मन बिल्ली चली गई ना, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे बचा लिया। सोना के गाल पर पुच्ची देकर सनी ने एक बर्फी का टुकड़ा उठाया और बिल की तरफ चल पड़ा। उसके जाने के बाद बड़ी देर तक सोना सोचती रही कि यह नटखट चूहा किसे दुश्मन कह रहा था। और कहानी यहाँ खत्म हुई। आशा है कहानी पसंद आई होगी और खूब हंसे भी होंगे आप। धन्यवाद। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं पद्मश्री बसंती देवी बिष्ट, और आज हम आपसे जानेंगे कि इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान आप क्या कर रही हैं और क्या सोच आप रखती हैं कि किस तरह से इस रोग से बचा जा सकता है। बसंती जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बसंती जी, इस समय कोरोना का जो संकट है वो पूरे देश पर ही नहीं पूरे विश्व में है, कैसे देखती हैं आप इस समय को? बस मैं तो इससे कुदरत का हम अपने को ये सोचते हैं कि असली सच्चाई से अब हमारा सामना हुआ है। अब तो लग रहा है कि कुदरत कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे हैं और निहत्ते हैं। तो इससे आने वाले समय में हमें एक सुधरने का मौका मिलेगा कि हम लोग जो भटक गए थे, अपने प्रकृति से दूर हुए थे और अपने भाईचारा से हम अपने को ही सबसे बड़ा समझने लगे थे, तो हमें बहुत कुछ इससे शिक्षा मिलती है। और मैं हमेशा मैं प्रार्थना यही करती हूँ कि हमारे जो इस कार्य में जुटे हुए हैं, हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिसकर्मी, मीडिया, हमारे तमाम जो भी हैं सफाई कर्मचारी, वीर वीरांगनाओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हमेशा उनकी दुआएं के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की थी तो कहा था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग
डिस्टेंसिंग यानी जो सामाजिक दूरी है उसका अनुपालन करें, और अधिकतर लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन अभी समय और भी है क्योंकि तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसे में लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि सामाजिक दूरी बनाकर ये रखें? तो बहुत अच्छी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए तो बहुत सराहनीय थे। अगर ये ना होता तो आज न मालूम क्या होता, छटनी हो जाती है हमारी। इसमें थोड़ा कष्ट जरूर हुआ है लोगों को, लेकिन कष्ट हमें तो घर बैठे वालों को कोई कष्ट नहीं है। कष्ट है जो इस मुकाबला से जूझ रहे हैं, जो शासन में है, हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री अन्य लोग हैं, तो उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मेरे ख्याल से सबको इस लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। जी, जो सामाजिक दूरी की बात की जाती है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जब हम बाजार में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, या हॉस्पिटल्स में हम जा रहे हैं, या एटीएम की लाइन में लग रहे हैं, दूरी करनी चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना होगा क्योंकि बारी तो आ ही जाएगी। धैर्य की बात है, ये समझ की बात है। अगर सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग बेलगाम से होते चले गए थे, लेकिन हमें ये नियमों का पालन करने का ये मौका है ये, और विजयी हम होंगे। हमें हर परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए ये कोरोना से जो शिक्षा मिलती है, आने वाली परिस्थितियों के लिए हमें किस तरह जीवन की सच्चाई से कैसे जूझना है, जीवन का सत्य क्या है, उससे भी हमारा सामना हुआ है। इस समय आप देख रही हैं कि जो हमारा वातावरण है वो भी काफी साफ है, स्वच्छ है। इस बारे में कुछ कहेंगी आप? हाँ, वही तो, ये प्रकृति की बड़ी कृपा है सब पर, क्योंकि प्रकृति को ऐसा कुचल दिया था। हमने थोड़ा दो लाइन इस पर बोला है तो मैं सुनाती हूँ आपको। ना जानो मैं उस प्रियतम का गाँव, नहीं जानो मैं उस अनजान का नाम, बताओ कोई उस मालिक का ठिकाना जिसने दुनिया बनाई। जतन से लिखे उसने मेरी कपाल की पतरे, खुद ही विधाता बन बैठा मैं, कर दिए उसके कतरी कतरी। डूब रही नैया हमारे तूफान से भयभीत हुआ, छूट गया आंचल प्रकृति का, अब उसे पाने की है दुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बताया कि हम उस प्रकृति को ही भूल चुके थे, उस पालनहार को ही भूल चुके थे। तो ये एक सबक भी है कि हम प्रकृति के और करीब जाएं, और उसका जो दोहन हमने किया था, अपने देशवासियों के साथ भ्रमित न होएं और अफवाहों पर ध्यान न दें, और अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति प्रेम और भाईचारा बनाए रखें, जो कि हमारे दुख सुख के साथी हैं। हमारा देशवासी सारे भेदभाव को मिटा करके हमें एकता के साथ रहना चाहिए। हमारी जो सकारात्मक सोच है यही हमें विजयी बनाएगी, हमारे देश को आगे ले जाएगी। इससे निवारण इस दुख का, और हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं इन वीरों को जो हमारे देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, आपके लिए हम दुआ करते हैं। बसंती जी, आप भी एक गृहिणी हैं, तो इस दौरान किन बातों का खास तौर से आप ध्यान रखती हैं? जैसे परिवार के सदस्य बाहर जाते हो या आप भी बाहर जाती हैं, तो हाथ को किस तरह से साफ करना है? इसलिए क्योंकि हमने काम वाले जो हमारा झाड़ू पोछा ये काम कर देते हैं, माली उंगली सबको मना कर दिया है मेरे बेटे ने। तो इससे ये हुआ कि हम काफी अपना खुद ही बगीचा कर रहे हैं, खुद ही अपना झाड़ू पोछा कर रहे हैं, और खाना मतलब एक सफाई, एक एक तिनका, एक धूल धाल हमने, अब सफाई वाला कितना कैसे सफाई करता है, उससे हमें फिर से आदत हो गई है कि हम काम में अपने जुटे हैं। एक एक हमने कपड़े से लेकर के कोई चीज ऐसा नहीं है, एक धूल घर में नहीं है, और बगीचे हमारे चकाचक हैं, तो उसमें टाइम निकलता है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, इस समय खान पान का किस तरह से ध्यान रख रही हैं? क्या चीजें आप बना रही हैं घर में इस दौर में? जो हम बाहर की चीज तो पहले भी नहीं खाते थे, लेकिन एक चीजों में मैंने देखा है काफी सुधार हुआ है, क्योंकि हमारा समय जबकि हम कुछ न कुछ डालते थे मुंह में, तो अब ये तो वो आदत छूट गई है हमारी। अच्छा। कुछ न कुछ डालते थे, बिना हाथ धोए और बिना साबुन से हाथ धोए बिल्कुल नहीं हो रहा। दूसरा, हम ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, तुलसी, हल्दी आदि, इन चीजों को हम प्रयोग कर रहे हैं घर में, और बड़ा अच्छा लग रहा है। हम स्वस्थ हैं, हम ढूंढ रहे हैं उन चीजों को, कौन कौन सी चीजें जो कुछ तो हमारी दादी नानी की बताई हुई हैं वो काम आ रहे
हैं जिनको हमने कि बिल्कुल छोड़ दिया था। अगर हम पहाड़ी व्यंजनों की बात करें, पहाड़ी खान पान की बात करें, तो इस समय कौन सी चीजें हैं जो बहुत फायदेमंद हो सकती है? हमारे श्रोताओं को थोड़ा हाँ, बताएं। देखिए हम छोड़ दिया था हमने भट्ट को, हम फरवरी से भट्ट छोड़ दिए थे हमने, तो अब हम एक एक मुट्ठी भट्ट और उसको डाल रहे हैं दाल में। मडुआ और जंगोरा, अभी हमने जंगोरा भी थोड़ा सा मडुए के साथ पिसा, आटा के साथ पिसा है, क्योंकि थोड़ा सा और चुआ जो हमारे यहाँ होती है उसको भी हम एक एक रोटी उसकी भी खा रहे हैं। तो हमारे जो पहाड़ी अनाज है ये एकदम संजीवनी है, ये रामबाण है इस कोरोना को हराने के लिए, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। बाकी घर में बना रहे हैं हम जो चीज, मीठा खट्टा पकोड़े जो भी होते हैं, कभी कभी वो हम लोग खाने पीने की आदतों में बड़ा सुधार मैंने देखा है इस बीच हमारी खुद की। कोई संदेश है आपका उनके लिए? यही है कि जो अभी मैंने सबके लिए बताया है वो भी नियमों का पालन करें, अपनी खेती बाड़ी, जैसे आज हमारे लोग कहाँ जाएंगे, नहीं तो आखिर इंसान कहीं भी भूला भटका, जब बाहर कुछ नहीं होगा तो आखिर घर आएंगे। तो हमारे नौजवान कुछ जो घर में पहुंच गए हैं, मैंने फोन करती रहती हूँ, मैं पता करती हूँ, वो हल जोत रहे हैं, अपने आबाद कर रहे हैं वो बंजर खेती को, और बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी बहनों को भी ये मैं संदेशा देना चाहती हूँ कि आखिर घर घर ही है, घर से बड़ा कुछ नहीं है। बाहर आप कितना भी करेंगे लेकिन घर जो हमारा स्वर्ग है, यहाँ निरोग रहते हैं, तो यहाँ अपनी साग सब्जियों के लिए, अपनी बागवानी के लिए आप ध्यान दें, अपना घर का अनाज खाएं और अपना घर की सब्जी खाएं, घर का घी दूध खाएं। बाहर की चीजों को सारी मिलावट हो गई है, लोगों ने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जिसमें मिलावट ना हो। पहले के लोग हमारे बड़े तगड़े होते थे, उनके कंबल पहनते थे, घर का अनाज खाते थे, तो कभी बीमारी नहीं होती थी। अभी हजारों बीमारियां लग जाते हैं, सारा पैसा उनका लग जाता है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि वो साग सब्जी, बागवानी और अनाज घर का, कम से कम घर का दूध जरूर करें बहनें। बसंती जी, हम सभी जानते हैं कि आप जागर गायिका हैं जिसके लिए आप जानी जाती हैं। इस कार्यक्रम में यदि कुछ ऐसा आप सुना दें हमारे श्रोताओं को, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मैं देवी नंदा से हर रोज मेरी सुबह इसी प्रार्थना से होती है कि हे मां नंदा, इस मानव की रक्षा करना, हमारे भारत खंड को बचाना करके। तो वो 2 लाइन में बोलती हूँ जी। ये सफा लाफे जया नंदा ये भारत खंडा, हे किया अड़ी जा तनरया सगा लाहा मानवा। बसंती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने आकाशवाणी को इतना समय दिया और बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर हमें जो लॉकडाउन है इसके दौरान जो नियम कानून है उनका पालन करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जो सामाजिक दूरी है उसको भी बना के रखना है। और आपने जैसे कहा कि पहाड़ के लोगों के लिए आपका संदेश कि अपने जो बंजर हो गई भूमि है उस पर हम बागवानी करें, खेती बाड़ी करें, और पहाड़ का जो अनाज है उसमें ताकत है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और हम बाहर की चीज़ें कम प्रयोग में लाएं और जो घर का अनाज है उसका प्रयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आकाशवाणी का। कोरोना को लेकर डॉक्टर GN दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट, DMCH दरभंगा का संदेश। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और वो सभी लोग जिनको अभी के समय में इसके लक्षण जैसे बुखार आना, सूखी खांसी होना या सांस फूलने की तकलीफ हो, वो घबराए नहीं। आप सबसे पहले अपने नजदीकी सरकारी चिकित्सा केंद्र में चिकित्सक को संपर्क करें और उनको अपने लक्षण बताएं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वो आपको दिशा निर्देश करेंगे, और या फिर आप 104 पर सूचना दे सकते हैं आपातकाल में, और वहां से आपको दिशा निर्देश किया जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। और जो लोग बाहर से अभी ट्रेवल करके अपनी जगह पर आए हैं या विदेशों से आए हैं, वो अवश्य से अवश्य आगे आकर अपने आप को क्वारंटाइन करें या 104 पर खबर करें। उनको सारी जानकारी दी जाएगी कि आपको इस समय की स्थिति में कैसे रहना। और मास्क का सेवन, साधारण लोगों के लिए सर्जिकल मास्क की जरूरत नहीं है, जो दिनचर्या में है या कहीं बाहर सब्जी, दूध और दवाइयां लेने निकल रहे हैं, वो सिर्फ 2 लेयर की कपड़े के मास्क का भी सेवन कर सकते हैं। सर्जिकल मास्क प्रायः स्वास्थ्य सेवा कर्मी के लिए है, और जो लोग गहन चिकित्सा केंद्र में कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए PPE किट जैसी
किट की आवश्यकता। बाहर निकलते हैं तो एक तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जिसमें 60% के आसपास अल्कोहल युक्त हो, या फिर सिंपल साबुन से जो है वो 20 सेकंड तक अपना हाथ धो सकते हैं अच्छे से। और घर आने पर मास्क जो अगर रीयूजेबल है आप उसको बाहर रख दें, या कपड़े जो है वो बाहर रख दें। बाहर में अगर आप 2 दिन तक छोड़ सकते हैं वैसे बंद ढककर आप उस कपड़े को रख दें। एक चीज और जरूर ध्यान रखें कि आप बाहर से आते हैं तो बिना हाथ धोए चेहरे को बिल्कुल कंधे से ऊपर बिल्कुल स्पर्श न करें, क्योंकि आपके शरीर में वायरस प्रवेश करने के ये 3 मुख्य द्वार हैं, मुख, मुंह से, नाक से और आंख से। तो ये कोशिश करें कि आप कंधे के ऊपर अपने हाथ को न ले जाएं। दिल में जाने कितनी चाहे होती है, दिल में जाने कितनी चाहे होती है, चलने की 2-4 ही राहें होती है, दिल में जाने
कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।